फ्रेंड्स, आज 2-3 बहुत सीरियस मुद्दों पे बात करेंगे। पहला मुद्दा कि पंजाब में क्या हो रहा है रिलीजियस कन्वर्जन्स को लेके, पंजाब में पॉलिटिक्स को लेके और जो हिंदू सिख कम्युनिटी अफ़गानिस्तान से आ रही है, उसके अंदर बहुत लोगों के व्यूज़ चेंज हुए हैं। जो पहले सीएए का विरोध कर रहे थे, वो अब सीएए के समर्थन में साफ दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 3-4 टॉपिक्स हैं, उसके अंदर आपको नेशनलिस्टिक इश्यूज बहुत कवर हो जाते हैं, क्योंकि पंजाब जैसे आप जानते हैं बॉर्डर स्टेट है। वहां पे सिद्धू के एडवाइजर्स ने कुछ कमेंट दिए हैं जो बेसिकली इस्लामाबाद की लाइन है। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, और कांग्रेस में भी कुछ लोग बोल रहे हैं, वो अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। तो ये सारे विषयों पे हम बात करेंगे। अगर आप पहली बार ही जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि इन बातों पे बात करने के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइस है आजकल, रवनीक सिंह मान जी हमारे साथ हैं। वो बहुत सालों से इन मुद्दों पे काम कर रहे हैं, और आप उनको वैसे टीवी पे देखते रहते हैं, जानते रहते हैं, पर इन डेप्थ जो टीवी पे हम सब हैं 2 मिनट की बाइट होती है, आज वो इन डेप्थ अपना एक्सप्लेन भी कर पाएंगे कि वहां पे क्या सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो थैंक यू मान साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड जॉइनिंग इन। माय प्लेजर। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ पंजाब की पॉलिटिक्स से, क्योंकि उसके साथ साथ कन्वर्जन को भी मैं जोड़ दूंगा। तो ये अभी हाल के दिनों में जो सिद्धू का रिवोल्ट हुआ कैप्टन अमरिंदर के साथ, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और स्टेट प्रेसिडेंटशिप मिली, पर अभी अभी जब हम बैठने लगे उससे पहले न्यूज आई कि 30 एमएलए अभी भी चाह रहे हैं कि कैप्टन को रिमूव किया जाए चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से। और कैप्टन ने कहा कि जो सिद्धू के एडवाइजर्स कह रहे हैं कश्मीर को लेके कि इट इज अ सेपरेट कंट्री, उस दिशा में वो जा रहे हैं, वो एंटी नेशनल है और एक्शन हो। और मनीष तिवारी जो कैप्टन के बहुत क्लोज माने जाते हैं, उनका तो मैं एक बार ट्वीट दिखा भी देता हूँ लोगों को। वो तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी में छोड़ो जो सिद्धू के एडवाइजर्स हैं, वो देश में कैसे रह रहे हैं, इस पे भी विचार करना चाहिए कि एक्शन लिया जाए। और प्रो पाकिस्तान लीनिंग्स पे जिन लोगों ने भारत के लिए ब्लड दिया है, उनका अपमान हो रहा है। तो ये क्या हो रही है पंजाब की पॉलिटिक्स पूरी, जो ये सामने लड़ रहे हैं, प्लीज इस पे आप बताइए। थैंक यू ईश्वरन, आपने मुझे बुलाया आपके चैनल पे और आपने बातों को विस्तार से बताने का अवसर दिया। पंजाब हैज बीन अ लैंड, जो ऐसी धरती, ऐसी भूमि रही है जो कन्वर्जन से इम्यून थी। इस धरती ने शहादतें दी हैं धर्म के लिए, देश की रक्षा के लिए। गुरु साहिबान पूरा परिवार वारे है देश और धर्म की रक्षा के लिए। यहाँ पे इट इज बिकम अ हब ऑफ कन्वर्जन इन नॉर्थ इंडिया। ऐसा हाल ना जम्मू कश्मीर में, ना हिमाचल में, ना हरियाणा में है, ना राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं ऐसा हाल नहीं जैसा पंजाब में हाल है। विल कम टू दैट ब्रीफली। पर आपने पंजाब की राजनीतिक स्थिति के विषय में पूछा है, तो इट इज अ फाइट बिटवीन दो लोगों के बीच की ये लड़ाई है। एक ओल्ड गार्ड है जो बहुत लंबे समय से राजनीति में है, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी एक लीनियज है, उनका एक अपना इतिहास है, वो एक परिवार से आते हैं जो राजशाही परिवार है। दूसरा नवजोत सिद्धू है। नवजोत सिद्धू क्रिकेटर है, वो कॉमेडियन है, कह लीजिए आप जैसे मर्जी, उसका एक पब्लिक इमेज, एक पब्लिक फिगर है। तो ही इज ऑल्सो अ टर्न कोट होता है दल बदल। वो पहले भाजपा में थे, वो जो डायलॉग, जो कसीदे वो मोदी जी के फेवर में पढ़ते थे, आज वही डायलॉग, वही कसीदे वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के फेवर में पढ़ रहे हैं। सोनिया गांधी को मुन्नी नाम देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू हैं, और राहुल गांधी को पप्पू नाम देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू हैं। तो वही नवजोत सिंह सिद्धू हैं जिसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को जप्पी डाली थी। ये वही नवजोत सिंह सिद्धू हैं जिन्होंने जो करतारपुर साहब कॉरिडोर खुला, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करी। ये वही नवजोत सिंह सिद्धू है जो यार दिलदार बताता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वजीर आजम कह लीजिए, इमरान खान को। तो ये वही नवजोत सिंह सिद्धू है जिसका एडवाइजर, जिसकी अभी आप थोड़ी देर पहले इश्करन बात कर रहे थे, मलविंदर माली उसका नाम है। मलविंदर माली का बैकग्राउंड ये है कि वो मास्टर था, वो स्कूल में पढ़ाता था, टीचर था। और मैं उसके साथ पहले भी कई डिबेट्स पे बैठा हूँ टेलीविजन चैनल्स पे। और डिबेट के बाद, फॉर्मली डिबेट खत्म होने के बाद, जब हम कैजुअली स्टूडियो में बाहर जाके एडिटर के कमरे में बैठ के चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, उस वक्त मलविंदर माली ने एक बात कही थी, मैं आपको दिन तारीख मेरे ध्यान में नहीं है, चैनल था जस्ट पंजाबी। तो उसमें इसने मुझे कहा था कि क्यों नहीं बन सकता खालिस्तान, और क्यों नहीं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो अलग हो सकती है इंडिया से,
क्यों नहीं दक्षिण भारत के अंदर जो स्टेटें हैं जिनकी एस्पिरेशंस है, चाहे तमिलनाडु है, केरला है, या जैसे हैदराबाद को जबरदस्ती हिंदुस्तान ने हटाया, क्यों नहीं दोबारा आजाद हो सकते? बेसिकली इसने कहा कि जैसे रशिया यूएसएसआर में से निकला, बैल्कनाइजेशन हुई, जो रेसिडुअल स्टेट बचा उसको रशिया कहते हैं, ऐसे ही जिन लोगों की एस्पिरेशंस हैं उनको अलग देश दे देना चाहिए, पंजाब को खालिस्तान बना देना चाहिए और ऐसे मुल्क अलग कर देने चाहिए। तो उस वक्त मैंने उसको, कल भी मैं जब ये सब बात चली तो उस चैनल के एडिटर से मेरी फोन पे बात हो रही थी, मैंने बोला आपको याद है? कहता हाँ जी मुझे याद है। तो मैंने उसको कहा था कि मगर तुम्हारे अंदर दम है ना, तो मैंने, क्योंकि हम ऑफ कैमरा थे तो अभी कैमरा पे बैठे बोल नहीं सकते, मैंने 2 गालियां देके कहा था अगर तुम्हारे अंदर दम है ना तुम करके दिखा दो, और जब तक हम जैसे बैठे हैं ना हमारे शरीर का कतरा कतरा बह जाएगा, हम तुम लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे। विल नेवर लेट यू सक्सीड इन योर अल्टीरियर मोटिव्स, मगर तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। और मेरे को सबसे पहले तो इस बात की हैरत हुई कि मलविंदर जैसे आदमी को, हु इज अ नॉन कम्युनिस्ट, वो हिंदुस्तान की बैल्कनाइजेशन की बात करता है, वो पंजाब को तोड़ने की बात करता है, हिंदुस्तान से अलग करने की बात करता है। एक नॉन कम्युनिस्ट को अगर सिद्धू अपना एडवाइजर लगा रहा है, देन इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। तो पंजाब में क्या चल रहा है, तो आप देखिए एज एन एनालिस्ट आपके पास जो जानकारी होती है, जो सूचना होती है, जो आपके पास बातें होती है, आप उनको एनालाइज करते हैं, उनको एनालाइज करके फिर आप उसमें से एक निष्कर्ष निकालते हैं, यू कम टू अ कंक्लूजन। तो मौजूदा हालात को देख के जो एकमात्र अकेला ऐसा कंक्लूजन निकल सकता है वो ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू is an absolute puppet of Pakistan। इसके अंदर कोई किसी को वहम है, कोई दो राय है, तो आप उस आदमी का उठा के ट्रैक देख लीजिए। जब से वो बीजेपी से निकला, कांग्रेस ज्वाइन की, कैसे उसके बयान थे, कैसे उसकी शब्दावली थी, कैसे उसके एडवाइजर्स हैं, कौन लोग उसके साथ हैं। मान सर इसमें 2 बातें हैं। चल रहा है आज का भी उसका सुबेरे का, कल से वो कह रहा है कि गन्ने का भाव जो है पंजाब में, जो दाम है, जो स्टेट एश्योर्ड प्राइस होता है, एसएपी कहते हैं, एमएसपी नहीं, एसएपी स्टेट एश्योर्ड प्राइस है, वो पंजाब में बढ़ाना चाहिए, बढ़ा लो। मुख्यमंत्री तुम्हारा है, तुम प्रदेश अध्यक्ष हो, बैठो जाके बात करो। तुम्हारा मुख्यमंत्री नहीं मानता, तुम तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के, मुन्नी और पप्पू के क्लोज हो, तो बोलो उनको बढ़ाएंगे, हु स्टॉपिंग यू। वही धंधा जो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे थे जब ये आंदोलन चल रहा था, जैसा कि खुद इनके प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एडमिट किया कि इन्होंने चार्ज करके किसानों को भेज दिया, नहीं तो हमारे गले पड़ जाते। अब वही काम दोबारा कैप्टन साहब के खिलाफ सिद्धू कर रहा है पंजाब में। सो मेरे हिसाब से आप जो पूछ रहे हैं कि पॉलिटिकली स्पीकिंग पंजाब में क्या हो रहा है, तो पंजाब इस वक्त जिन्हों असी पंजाबी कहते हैं ना बेड़ा गर्क, तो बेड़ा गर्क की तरफ जो है ना ये अभी प्रोसीड कर रहे हैं, जो इन्होंने हालत क्रिएट कर रखी है सिद्धू ने। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, जैसे हम सबका एक्सपीरियंस है, टीवी डिबेट में बैठते हैं, ऑफ कैमरा बात होती है। आपने बताया माली, मिस्टर माली जो भी हैं ये, इनका उस समय भी वर्जन था इंडिया को तोड़ने का, और सिर्फ पंजाब को नहीं साउथ को, और जिनका ये विचारधारा है यूजुअली उनकी हर जगह ही होती है। कश्मीर के बारे में क्योंकि आपने सवाल पूछा था इसलिए मैंने बताया नहीं, इसका ये था कि जी कश्मीरियों को कैद कर दिया, 8 लाख फौज लगा, मतलब एग्जैक्ट आप ये मान के चलें कि अगर आप आंखें बंद करके सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आईएसआई का कोई एजेंट बोल रहा है, आईएसआई का चीफ बोल रहा है। इसकी भाषा एग्जैक्ट आईएसआई वाली है। आप कुछ कह रहे थे ईश्वरन? ना, मैं इसी में जोड़ रहा था क्योंकि आपने जो बोला तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक होता है कि किसी का कोई एडवाइजर बनता है, वो यंग आदमी है, उसका पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है, आपको पता नहीं है उसके अंदर के विचार हैं। इनके विचार तो ये जब एडिटोरियल रूम्स में बात कर रहे हैं तो सबको पता है, तो इट इज़ नॉट अ केस ऑफ कि ये कोई नई चीज़ आके बोल रहे हैं, या जैसे मैंने बोला कोई स्टूडेंट आया है यूनिवर्सिटी से, किसी ऑफिस में काम किया, क्लोज हो गया, आपको उनके डीप विचार नहीं पता है। ये एक एक्सपोज्ड आदमी है जो बाल्कनाइजेशन चाहता है इंडिया की, जो चाहता है ब्रेकअप इंडिया का, और उसके बाद जो सिद्धू ले रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल सेंस भी क्या बन रही है? क्या आपको लगता है पंजाब वापस उस दिशा में जा रहा है जहां पे लोग पब्लिक सपोर्ट है सेपरेटिज्म का? क्योंकि अदरवाइज इनकी ये पॉलिटिकल सेंस भी नहीं बन रही मुझे, मेरे हिसाब से। मैं ना आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप सिद्धू की जो एडवाइजरी है उसको देखेंगे, नॉट जस्ट द मीडिया एडवाइजर जो उसने अपने अभी नए लगाए हैं, इससे पहले जो इसकी जो टीम बनी थी नवजोत की टीम में ही हैज टेकन 5 people एज वाइस प्रेसिडेंट्स विद हिम। एक ही इज अ ओल्ड एज सीनियर मैन,
मेरे पास है लिस्ट में, आई हैव टू रियली रेफर टू इट, बट उसमें ही इज स्ट्राइक्ड अ कास्ट बैलेंस। जट है जी ਉਹਦੇ ਚ, शेड्यूल कास्ट है जी ਉਹਦੇ ਚ, हिंदू है जी ਉਹਦੇ ਚ, ओबीसी है, ही इज ट्राइंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस। अब ही ट्राइंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस नाउ इनके साथ एक एक्स डीजीपी जो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत क्लोज थे, मोहम्मद मुस्तफा, उसको भी इसने साथ में लिया। ही रिफ्यूज टू बी एट पार विद दीज अदर फोर, तो उनको उन्होंने अपना चीफ एडवाइजर अपॉइंट किया है। तो जस्ट टू गिव हिम अ हायर स्टेटस देन द रेस्ट ऑफ देम। तो ही इज अगेन ट्राइंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन, जैसे आप किसानों के हित की बात करो पर उसके ऊपर डिलीवर ना करो, सरकार आपकी तो कर लो। मैंने आज सुबह ट्वीट किया था कि नेबरिंग हरियाणा है, नेबरिंग हरियाणा में सरसों भी, बाजरा भी, मूंग भी, मतलब 18 किस्म के अनाज और दालें एमएसपी पे यानी कि स्टेट एश्योर्ड प्राइस पे खरीदी जा रही हैं। पंजाब में 315 रुपए गन्ने का भाव है, हरियाणा में 350 रुपए परचेज हो रहा है, करा लो ना, 35 रुपए तो बढ़वा लो, स्टॉपिंग भाई। पर वो नहीं करेंगे, ट्वीट करेंगे। So he is trying to create a vicious atmosphere against his closest rival within his party, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो उनकी पार्टी के अंदर है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ एक हवा तैयार करने की कोशिश की जा रही है, नंबर एक। और नंबर दो, जो लोग जो ओल्ड गार्ड के हिस्से हैं, जो पुराने एमपीएलए हैं, जिनकी बहुत लंबी राजनीतिक स्टैंडिंग है पंजाब में, वो भी बड़े कन्वीनियंटली सिद्धू के साथ जुड़ रहे हैं। उनको ये पता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिंहासन से उतारना, डीथ्रोन करना उतना आसान नहीं रहेगा। और सिद्धू जैसा अगर कहीं गलती से तुक्के से बन गया तो 6 महीने में इसको पटक देंगे, क्योंकि ये बड़बोला है। ये कोई ना कोई ऐसी बात करेगा विच विल पुट हिम आउट ऑफ फेवर ऑफ द नेशनल लीडरशिप, या एक जो जनता का मूवमेंट होता है, एक जो पब्लिक मूवमेंट है, उसके खिलाफ कभी भी पब्लिक सेंटिमेंट किया जा सकता है क्रिएट, क्योंकि वो उसका हिस्ट्री ऐसी है। और उसकी पर्सनल वीकनेसेस बहुत है, उसकी परिवार के अंदर की बहुत वीकनेसेस है, बट ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं उन चीजों को डिस्कस करने का। सिद्धू के बारे में बहुत कुछ पता है, बट किसी की पर्सनल लाइफ डिस्कस करना, उसकी पेरेंटेज, डजंट मेक सेंस, सो नॉट गेट देयर। वो तो नहीं, उसमें नहीं जाते। पर आपकी ये बात सही है जो आप एज ए एनालिस्ट बोल रहे हो कि जो इनके एडवाइजर कर रहे हैं, अगर ये सत्ता में हो, ऐसी बात करें। पंजाब एक बहुत नेशनलिस्टिक सूबा है, हमेशा से ही देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। ऐसी बातें अगर वो वहां पे आके इस्लामाबाद की लाइन टो करेंगे और सत्ता में हो, अभी सत्ता के बाहर बोल रहे हैं एक सेंस में, और कैप्टन पे इन दैट सत्ता के बाहर कहाँ है ईश्वरन? हाउ, मतलब नहीं, आई डिसएग्री एंड आई प्रोटेस्ट। सत्ता के बाहर कहाँ है? पंजाब में तो सत्ता में है, सरकार में है। आप खुद बता रहे हैं कि 30 एमएलए कह रहे हैं कि कैप्टन को हटा दो, तो हटा के बनाओगे किसको? तो मैं यही तो, आप मेरा जो ट्रबलिंग मुझे क्वेश्चन लग रहा है, जो मेरे दिमाग में ट्रबलिंग सवाल आ रहा है, वो ये आ रहा है कि ये जो प्रो इस्लामाबाद लाइन ले रहे हैं इनके एडवाइजर्स, इसका क्या समाज में बैकलैश है या नहीं है? आपका समाज के हिसाब से क्या असेसमेंट है? देखिए क्या है कि ये ना, जब भी किसी को कड़वी गोली लेनी होती है ना, तो उसके ऊपर हल्की सी चीनी लगा देते हैं, शुगर कोट करते हैं। ये माली ने, अभी आपको मैं, आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। माली को, मलविंदर को कईयों ने फोन करके, पत्रकारों ने पूछा कि आर यू गोइंग टू रिट्रैक्ट फ्रॉम योर स्टेटमेंट? माली ने बोला नो, मैंने जो कहा मैंने ठीक कहा, कश्मीर आजाद मुल्क है, उसको आजाद करना चाहिए। सो ही इज नॉट रिट्रैक्टिंग फ्रॉम देयर। या तो अब टॉपिक चेंज करना है, अब आपने किसानों की बात करनी है, आप किसानों की बात करेंगे तो आप कहेंगे जी एसएपी यानी कि जो गन्ने का स्टेट एश्योर्ड प्राइस है उसको बढ़ा। टॉपिक चेंज ही नहीं, मेरा जो टॉप वो तो ये करेंगे, बट जो वो अपनी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट नहीं कर रहा, और सिद्धू उसको डिसमिस नहीं कर रहा। सिद्धू ने जो मीटिंग कॉल करी उसके बाद देयर इज नो पॉपुलर पब्लिक सेंटिमेंट इनके साथ नहीं है। पॉपुलर पब्लिक सेंटिमेंट इज नॉट अलाइंड विद दिस। आई नो दैट, इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं, इसीलिए मनीष तिवारी बोल रहे हैं। पर अभी तक कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप से, यानी कि वो एआईसीसी का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है पंजाब का, हु इज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हरीश रावत ऑफ उत्तराखंड, उसका भी रिएक्शन नहीं आया अभी तक। ना उसका रिएक्शन आया, ना लीडरशिप का आया। हाँ, तो दिस कॉजेज अ सीरियस कंसर्न कि यानी कि जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज पंजाब का एआईसीसी से, वो ही इज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। और लीडरशिप, जो नेशनल लीडरशिप है कांग्रेस की, ना राहुल, ना प्रियंका, ना सोनिया, नोबडी स्पोकन अबाउट। इसका मतलब यह है कि वो उसके साथ अलाइन कर रहे हैं। पंजाब में पॉपुलर सेंटिमेंट कभी नहीं जाएगा बैल्कनाइजेशन के फेवर में। इट विल नेवर गो इन फेवर ऑफ बैल्कनाइजेशन अनलेस द डेमोग्राफी ऑफ पंजाब इज चेंज्ड।
जब तक यहाँ पे नेशनलिस्ट या प्रो नेशन, इसमें ना नेशनलिस्ट कहना भी एक उसका एक यूरोपियन सेंस में टर्म बड़ी अलग हो जाती है, बट इंडियन सेंस में मतलब जिस तरीके से हम लोग इसको परसीव करते हैं, राष्ट्रवादी जो लोग हैं, मतलब नेशनलिज्म यूरोप में बिल्कुल अलग चीज थी, उसको बड़ा नेगेटिवली लेते हैं, बट इन इंडिया हियर या हाँ, तो बट यहाँ पे जिस सेंस में हम समझ रहे हैं, जो भाव हमारा है, उस भाव में पॉपुलर पब्लिक सेंटिमेंट नहीं है। और वो कहां से बात वाज़ेह होती है कि 2017 में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें सिमरनजीत सिंह मान साहब की एक पार्टी है शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, उन्होंने चुनाव लड़ा, पूरे पंजाब में चुनाव लड़ा, उनको टोटल पंजाब के 1.25 करोड़ से अधिक 1.5 करोड़ वोटों में से उनको सिर्फ 49,000 वोट मिले, 49,000 समथिंग वोट्स ही गॉट। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो सेपरेटिज्म की बात करते हैं, जो अलगाववाद की बात करते हैं, जो खालिस्तान की बात करते हैं, पंजाब को भारत से तोड़ने की बात करते हैं, बैल्कनाइजेशन की बात करते हैं, वो कश्मीरियों के हक की बात करते हैं। वो हैं जिन्होंने आज भी तालिबान का सपोर्ट किया है, तालिबान का सपोर्ट की तरह। यस, आप प्लीज ट्विटर खोलिए इनका, और या मैं आपको भेज देता हूँ स्क्रीनशॉट उनके ट्वीट का। नहीं आप बोल रहे हैं, एग्री विद यू। हाँ, तो ये वो लोग हैं, इनको 49,000 वोट मिलते हैं पंजाब में इलेक्शंस में। तो ये पॉपुलर सेंटिमेंट कभी भी नहीं है पंजाब में, ना था ना आगे होगा। पॉलिटिकल करेक्टनेस है या नहीं है, इट इज फॉर सिद्धू टू डिसाइड कि इसने किसको अपने साथ रखना है, कौन सी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करना है, कौन सी को अपोलोजाइज करना है, नहीं करना, कंप्लीटली अप टू देम। नहीं, ट्रू, आई एग्री विद यू कंप्लीटली। और अगर जिस तरह आप बात बता रहे हैं कि ये ओपनली अब तालिबान का भी सपोर्ट करने पे आ गए हैं, तो ये एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, पर इसका ग्राउंड सपोर्ट कुछ नहीं है। पर जो आपने दूसरी बात की, अगर उसमें ही हम घुस जाएं, तो कन्वर्जन की, इस पे 2 व्यूज चल रहे हैं। एक व्यू कहता है कि, और आपने डीपली काम किया, और मैं आपको ऑडियंसेस को बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों में एक ऑफिशियली बुक रिलीज कर रहे हैं आप इसके ऊपर, नहीं, डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर रहे हैं। तो प्लीज आप सब वो जरूर देखिएगा, क्योंकि जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, आप सबके लिए कर रहे हैं, तो आपको वो जरूर देख के आगे अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ पंजाब की नहीं है। कोस्टल बेल्ट में हमारी, हम जानते हैं कितनी हो चुकी है, पर अभी भी हम पंजाब की बात कर रहे हैं। तो 2 व्यूज चलते हैं। एक ये कहा जाता है कि इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा, सिख कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे, हिंदू कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रांग है, और ये कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आसमान की बातें हैं। पर आपने जमीन पे काम किया, तो आपका अनुभव क्या है, इसको जरा विस्तार से बताएंगे कि कितना हो रहा है, कितना बड़ा खतरा है, और क्या क्या सपोर्ट जा रहा है जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। ऐसा है कि 2-3 चीजें इसके अंदर हैं। एक तो जो फाइनेंशियली वीक है, सोशली बैकवर्ड हैं, और फिजिकली इल हैं, ये 3 लोग, जो 3 कैटेगरीज हैं, वो इनकी टारगेट है। और जो हमारी डॉक्यूमेंट्री आएगी उसके अंदर आपको दिखाएंगे, आप देखिएगा कि हमने इनके जो ये सर्विस कह लीजिए, या जो एक गैदरिंग होल्ड करते हैं, उस गैदरिंग के अंदर जिस तरीके के लोग आते हैं, कौन है लोग, वहां पे स्ट्रेचर्स पे हैं, किसी के ड्रिप लगी हुई है, कोई व्हीलचेयर पे है, कोई मेंटली इम्बैलेंस्ड है, 100 तरीके की तकलीफें हैं लोगों को। तो वो लोग इनका टारगेट बनते हैं। ये दे प्रॉमिस देम हीलिंग, कि आप सर्विस में आइए, वहां पे आइए, आप कन्वर्ट कीजिए, आप यीशु का नाम लीजिए, इन द नेम ऑफ जीसस यू विल बी हील्ड। ये एक्सॉर्सिज्म करते हैं साहब वहां पे कि जी इसके अंदर लूसीफर आ गया है, इसके अंदर अब ये ऐसा शैतान आ गया जो महिलाओं को टारगेट करता है। सो मतलब एक जो कम पढ़ा लिखा तबका है, अनपढ़ तबका है, जो थोड़े से लेट्स से एजुकेशन के लिहाज से बैकवर्ड हैं, जो प्रोग्रेशन के लिहाज से बैकवर्ड हैं, या अब तो दे हैव गॉट स्ट्रॉन्ग रूट्स इन अर्बन एरियाज आल्सो, अब तो अच्छी एफिलिएंट फैमिलीज को ये टारगेट कर रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट, ये दे आर सक्सीडिंग आल्सो। और ये जो डाउन प्ले करते हैं पॉलिटिशियंस पंजाब में कि जी ये तो बहुत जिसे कहते हैं कि एग्जैजरेटेड हैं चीजें, ऐसा कुछ नहीं, एग्जैजरेशन नाम की कोई चीज नहीं है। अभी आप डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे, आई विल कोट द नेम ऑफ द विलेज, आई विल कोट द नेम ऑफ द गुरुद्वारा साहब। मैं आपको बताऊंगा जहां के पाठी सिंह को ग्रंथी को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, गुरुद्वारा साहब के ऊपर 10 दिन तक ताला लगा रहा। एंड आफ्टर द एफर्ट्स ऑफ लोकल कम्युनिटी लीडर्स, वो फिर ही केम बैक टू द फोल्ड ऑफ सिक्की। और
मतलब आप यू कांट इमेजिन, आप जैसे कोई बच्चा वॉलीबॉल खेलता है, उसको वॉलीबॉल खेलने का शौक है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसको वॉलीबॉल की ट्रेनिंग के लिए कहीं पे ग्राउंड दिलवा देंगे, वहां पे कहीं पे एडमिशन करा देंगे, किसी ने आईलेट्स करनी है, बाहर जाना है, दे विल प्रॉमिस देम वीजास, कोई बीमार है, ये यहाँ पे नहीं है, दिस इज ऑल ओवर इंडिया। किसी अब यू कांट अफोर्ड, अब ये देखिए, ये आई विल गिव द बैकग्राउंड ऑफ दीज पीपल, चाहे वो अंकुर नरूला है, चाहे वो अपने आप को पास्टर कहता था पहले, ये क्या नाम, बलजिंदर, इसका बलजिंदर सिंह, नाउ ही कॉल्स हिमसेल्फ प्रॉफिट। तो ये इन लोगों का बैकग्राउंड बताऊंगा, दे कम फ्रॉम अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। इन लोगों का कोई नशा मुक्ति केंद्र में गया तो वहां से वो कन्वर्ट होकर वापस आया। कई लोग ऐसे हैं जो बीमार होते हैं तो इनके हॉस्पिटल्स के अंदर नर्सेज हैं, वो इनको कन्वर्ट करती हैं कि जी मैं जीसस से प्रेयर करूंगी, मैं जीसस के पास, हम आई विल प्रे फॉर योर वेलबींग, अगर आप ठीक हो गए तो आप चर्च में आइएगा, सर्विस करिएगा। और या इफ देयर आर हॉस्पिटल, ऐसे अस्पताल हैं दक्षिण भारत में जो मिशनरीज रन करती हैं, वहां पे अगर बिल किसी का ज्यादा बन जाता है, किसी का 2 लाख 2.5 लाख बिल बन जाता है, यू कांट अफोर्ड, तो कहते हैं जी आप एक बार पास्टर को मिल लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मत मिलिए, आप डॉक्टर को मत मिलिए, आप पास्टर को मिलिए, एंड पास्टर विल आस्क यू टू कन्वर्ट, इफ यू कन्वर्ट दे विल वेव ऑफ योर बिल। तो ये बड़ा डीप रूटेड है, और ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब बहुत जड़ पकड़ गई हैं, और इनका एक अच्छा सपोर्ट बेस भी क्रिएट हो गया। पंजाब के अंदर एक नई टर्म कॉइन हुई है, जैसे हम पहले कहते थे भाईचारा, भाईचारा के बाद फिर आया जी हिंदू मुस्लिम भाईचारा, फिर आ गया जी हिंदू सिख भाईचारा, अब ये आ गया मसीह भाईचारा। सो दे हैव क्रिएटेड एन एक्सक्लूसिव, एक एक्सक्लूसिव यानी कि अलग आइडेंटिटी, एक मुख्तलिफ आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है कि मसीह का भाई है आपस में। और जिस पैटर्न पे हम पहले देखते थे कि जी किसी की अगर दुकान है, अब देयर आर मेनी प्लेसेस, देयर आर मेनी सब डिविजन्स इन पंजाब जहाँ पे संडे को दिन में सब्जी की रेडियां या जो पहले हाट या मार्केट लगती थी नहीं लगती। क्यों? इफ यू आस्क यू विल फाइंड आउट, बिकॉज सब चर्च गए हुए हैं सर्विस के लिए, रेडी वाले, ठेले वाले और लोग। सो अगर उसको कोई कह दे कि जी नहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं जी, कोई बड़ी गल नहीं है जी, ये तो कोई नहीं जी, ये तो लोग ऐसे इसको मतलब बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। द प्रॉब्लम इज वेरी सीरियस, और सबसे ज्यादा सीरियस इसलिए हो जाती है कि दिस इज हैपनिंग इन पंजाब। 800 साल तक गेटवे ऑफ इंडिया, मतलब एंट्री वे ऑफ इंडिया पंजाब, यहाँ से आक्रमण करता है, सब कुछ हुआ, वो लोग अचीव नहीं कर पाए। 200 साल अंग्रेजों के राज में मिशनरीज नहीं कर पाई, और अब पिछले 20 साल में इन्होंने जो किया है, जिसे आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस कह लीजिए, आप इसको डेमोग्राफिक चेंज कह लीजिए, इसको आप जो सिक्खी दी, इफ आई कैन से इन पंजाबी, जो सिक्खी दी होंद है पंजाब, दिस इज वेयर सिक्खी कम्स फ्रॉम। और इन्होंने पंत ਨੂੰ खतरे ਚ पाता जी। सो एंड सिद्धू जा के हालेलुया, आई मतलब मेरे को, अनलेस यू कनेक्ट द डॉट्स विद द इटालियन मास्टर्स और मिस्ट्रेस कह लीजिए आप, मिस्ट्रेस का दूसरा अर्थ ना निकालिएगा, तो जो इनकी मालकिन है, अगर वहां से अगर आप ना जोड़ के देखें, रोम से जोड़ के ना देखें, तो हाउ डू यू ऐड थिंग्स अप, मतलब वो गणित जुड़ता नहीं। बट हमने एक बात तो ये, क्योंकि सिख कम्युनिटी, सिक्खी बहुत स्ट्रॉन्ग है, गुरुद्वारा बेस्ड है, और क्या अब कांग्रेस का राज भी कर लो, 10 साल तो बीच में अकालियां का राज रहे, 10 साल तो अकाली बीजेपी राज रहा है। ये नो, लेट मी आस्क माय क्वेश्चन, 10 साल के बीच में अकाली, तो अगर आप जितनी गंभीर प्रॉब्लम बता रहे हैं कि फैल गई है, तो ये प्रॉब्लम पे कम्युनिटी लेवल और स्टेट लेवल दोनों तरफ से एक्शन होके इसको निप इन द बट क्यों नहीं किया जा रहा है, और क्यों नहीं किया गया है? Where is the failure? The failure, सबसे पहला जो फेलियर है वो तो है समाज का, सिख समाज का, सोसाइटी का, हमारा अपना फेलियर है। बिफोर हम किसी की तरफ एक उंगली करें, उससे पहले अपन अपनी तरफ 4 उंगलियां करके अपने आप को इल्जाम दें कि हमने कुछ नहीं किया। एजुकेशन में, अपलिफ्टमेंट में, जॉब अपॉर्चुनिटीज में, मेडिकल फैसिलिटीज में, या फिर एजुकेशन में हमने वी डिडंट डू मच। और इक्वली टू ब्लेम इज द एसजीपीसी। एसजीपीसी की फॉर्मेशन जब हुई है, उस वक्त एक जो रोल था, मेजर रोल था, वो था धर्म प्रचार। धर्म प्रचार के नाम पे किया क्या इन्होंने? धर्म प्रचार के नाम पे कुछ नहीं किया। और अभी भी आई कैन अश्योर यू, आई कैन टेल यू कि एसजीपीसी इज नॉट इंटरेस्टेड कि अगर कोई ईसाई बन गया तो उसको वापस सिक्खी में लेके आना है या हिंदुइज्म में लेके आना है। मेरी ग्राउंड की जो पिछले 3 महीने ये अपने, मेरा यही सवाल है, इनका
एक में सब मोटिव छोड़िए, एसपीजीसी का अगर लोग सिक्खी छोड़ के जाते हैं तो ये इनका भी एक तरह से नुकसान है। तो ये इसके लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स क्यों नहीं लिए जा रहे? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत जरूरी है, वो मान लिया, बट ये लोग भी क्यों स्टेप्स नहीं ले रहे? फेलियर कहाँ से आ रहा है? क्योंकि जब आपने नहीं बोला तो मुझे 2-3 बारी मेरी बात हुई है, पर कई लोगों का कहना है कि ओवरब्लोन है, और मैंने भी बहुत ध्यान नहीं दिया इससे। आज से आपसे बात करके मुझे भी इस पे, क्योंकि आपने सीरियसली काम किया है और आप कह रहे हैं बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, तो ये क्यों नहीं कर पा रही है? क्या रीजन है? इच्छा शक्ति नहीं, देयर इज नो विल टू करेक्ट दिस। मैं एक बहुत सीनियर जत्थेदार, आई विल जस्ट टेल यू एन इंटरेक्शन ना, अपन मतलब रादर देन गिविंग यू ट्राई एंड फाइंडिंग आउट रीजंस, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट एक्चुअली। तो मेरी एक बड़े सीनियर जत्थेदार से बात हो रही थी, मैं कहा जी जत्थेदार साहब, ये जो हो रहा है दिस इज नॉट करेक्ट, और इसके रोकने, इन्होंने ठल लान ली, इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? व्हाई आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट? वो कहते हैं कि जेड़े साडे नहीं होए थे उन्हां दे की होणगे जी, जो सिक्खी में नहीं रह सके, जो सिख वो उनके क्या हो जाएंगे? कहना कोई नहीं, आ जाएंगे। आई सेड मैं कहा यार ये इतना कैजुअल एटीट्यूड आपका, और आप यू जस्ट नॉट बॉदर्ड, यू जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। मैं आपको एक दिलचस्प बात और बताऊंगा, एंड आई विल ट्राई एंड फाइंड इफ आई कैन फाइंड अ वीडियो। एक स्टेज पे उस वक्त के जो एसजीपीसी के प्रेसिडेंट थे वो, और ये पास्टर अंकुर नरूला, वो वहां पे 3 घंटे उसके पास्टर अंकुर नरूला के प्रोग्राम में एसजीपीसी के प्रधान साहब बैठे रहे, और जब मीटिंग वाइंड अप हुई और जाना था तो पास्टर अंकुर नरूला की गाड़ी तक 7-8 पग बन्ने सिख भरा जमीन ते लिट गए, उन्हां दी पिठ दे ऊपर पैर रख के अपनी गड्डी च बैठा। आई डोंट नो इफ यू कैन पब्लिश दैट वीडियो और नॉट, पर ये है, ठीक है? तो देयर इज नो विल, देयर इज नो लेट्स से एट द लेवल ऑफ एसजीपीसी लीडरशिप के अंदर विल नहीं है कि हमने इसको रोकना है या इसको रिवर्स करना है। और जो काम मैं देखता हूं कि देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड धर्म जागरण मंच, उनके लोगों से हमारी बात हुई तो ये देयर आर जस्ट नॉट, पीपल आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। और जो लोग वापस भी आ रहे हैं, जो लेट्स से डी कन्वर्जन, बिकॉज धर्म, ये घर वापसी इज नॉट द करेक्ट वर्ड, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन होता है, डी कॉलोनाइजेशन होता है, वैसे डी कन्वर्जन, जो डी कन्वर्जन करके वापस भी ला रहे हैं। तो मैं उनको कह रहा था कि साहब, मैं कहा ये 8-10-15% तो वेस्टेज लेके चल रहे होंगे सर, जितने लोग आप वापस लेके भी आ रहे हैं इतनी तो वेस्टेज लेके चल रहे होंगे। मैं कहा रीजन इज कि जैसे ये जत्थेदार साहब कह रहे थे कि जी अगर हमारे नहीं हुए तो उनके क्या होंगे, तो दे मस्ट आल्सो बी थिंकिंग कि यार अगर हम 100 लेके आ रहे हैं तो 10-15 वापस चले भी जाएंगे, डजंट मैटर। सो ईश्वरन, द सिचुएशन ऑन ग्राउंड इज वेरी वेरी सीरियस, और इसको नोबडी इज टेकिंग इट सीरियसली। द फैक्ट इज कि जिन लोगों से मैं मिला उन्होंने बताया कि आज से 4 महीने पहले इंडिया न्यूज ने भी एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट की है इसके ऊपर। 4 महीने पहले वो रिकॉर्ड करके शूट करके गए हैं, आज तक वो डॉक्यूमेंट्री बाहर नहीं आई, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं पे ये बातें बाहर नहीं आई। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि एसजीपीसी या अकाल तख्त के जत्थेदार जो हैं वो कहते हैं कि जी ये आरएसएस और बीजेपी वाले सिखों को हिंदू बना रहे हैं। सो दे आर क्रिएटिंग अ फाइट बिटवीन हिंदूज एंड सिख्स इन पंजाब, और दे आर एटलीस्ट ट्राइंग टू, or they're trying to portray Modi as the enemy of Punjab, whereas the situation is very different. And बड़े quietly, बहुत quietly मिशनरीज अपना काम कर रही हैं। यहाँ पे हम लोग लड़ रहे हैं आपस में, ये मिशनरीज अपना आराम से काम कर रही हैं, nobody stopping them, और ये चल रहा है यहाँ पे, this is how it is। और आपको मैं बताऊं, आप मिशनरीज को कुछ कह लीजिए, ये पलट के जवाब नहीं देंगे आपको। इन्होंने अपना काम करना है, इन्होंने ट्रैप्स बिछा रखे हैं, they will keep doing it। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, यू नो, इवन मेरे को भी नहीं छोड़ा, मतलब दे ट्राई टू गेट मी ऑन बोर्ड, कहा कि जी आप वहां पे जलंधर में एक हमारा कांग्रेगेशन है, उसमें आके आप एक बार जीसस की प्रेज कर दीजिए, आप कुछ थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए जीसस के बारे में, व्हाटएवर यू फील इज गुड अबाउट जीसस आप बोल दीजिएगा। आई सेड आई विल डू 2 थिंग्स, मैं अकेली बात नहीं करूंगा, आई विल स्पीक अबाउट जीसस एंड हिज सैक्रिफाइस, एंड आई विल आल्सो स्पीक अबाउट द सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर गुरुज, 9th गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह, 10th गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह, all 4 sahibzadas, you know, I will talk about all the sacrifices Guru Arjan Dev Ji, yes, Guru Arjan Dev Ji Maharaj Sache Paatshah. I said I will talk about every sacrifice Guru Sahiban have made. So matlab it will be a balanced sort of a discourse, and then they dropped the idea, they didn't call me. तो ये है, ऐसा ही है। So
ठीक है, आपा वी आर ट्राइंग टू वेक द कम्युनिटी अप। हम कोशिश कर रहे हैं कि चाहे साढ़े हिंदुस्तान से बसते हो, चाहे दे आर लिविंग अब्रॉड, वेदर लिविंग इन इंडिया, वो दुनिया के किसी हिस्से में बसते हुए सिख हो, हिंदू हो, पंजाब जिन्हां दी होंद है, जो पंजाब के रहने वाले हैं, जिनको इस धरती से प्यार है, उनको एक बार तो जगाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। नहीं, आप बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आप इतने स्ट्रांगली करें, क्योंकि अभी आप हाल में कश्मीर गए थे, तो ये तो ट्विन प्रॉब्लम आ रही है, एक तरफ से मिशनरीज की आ रही है और एक तरफ जो कश्मीर में हुआ। जो ऑडियंस नहीं जानती, रमनीत अपने शब्दों में बता दीजिए, आप बेटर है, रमनीत जी जाके कैसे कश्मीर में इतना इंपॉर्टेंट योगदान दे के आए, इनफैक्ट प्राइमरी मूवर थे, तो जरा उस कश्मीर इंसिडेंट के बारे में आप थोड़ा ऑडियंस को बताइए, क्योंकि दो तरफी थ्रेट है, मुगलों को झेल लिया, पर उसके बाद अब जो ये कन्वर्जन चल रहा है कश्मीर में, या अफगानिस्तान से मैं उसमें जोड़ूंगा कश्मीर के बाद, क्योंकि कश्मीर पहले हुआ और अब अफगानिस्तान में जो हो रहा है, तो कश्मीर में क्या सिचुएशन है जो आपने पाई वहां पे? देखो क्या है कि ईश्वरन, ये प्रॉब्लम ऐसी है कि जब आप अपनी बेटी की उम्र की बच्चियों को ऐसी नजर से देखोगे, अगर आप 50 के लगभग हो और लड़की 17 साल की, 18 साल 1 महीने की हुई है, और आप कह रहे हो कि जी मैं इसको 5 साल से प्यार करता हूं। 18 साल की लड़की को अगर आप 5 या 6 साल से प्यार करो, 12 साल की बच्ची को एक 44 साल का आदमी इस नजर से अगर देख रहा है, तो प्रॉब्लम तो है। पॉक्सो में क्राइम भी है और सीरियस क्राइम है। हाँ, पॉक्सो में क्राइम है, वो तो तब है ना कि अगर आपने कुछ किया, वो तो कह रहे हो कि जी मैं तो इसको तब से जानता हूं, मैं इसको तब से मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं, और मैं इस बात की इंतजार कर रहा था कि 18 की हो। तो 18 साल 1 दिन की होने से पहले की जो 6 साल हैं या 5 साल हैं, वो तो क्राइम था। समाज की नजरों में तो चलो क्राइम आज भी है, पर कानून की नजरों में तो क्राइम कल भी था। अगर आपकी बतौर एक कम्युनिटी, बतौर एक समाज, बतौर एक मजहब, अगर आपकी सोच ऐसी है कि गैर मजहब की जो छोटी उम्र की, कम उम्र की बच्चियां हैं, इवन बिफोर अचीविंग पुबर्टी, बच्ची अभी मच्योर भी नहीं, पुबर्टी अचीव नहीं करी, तो तुम तो यार वो मोहम्मद साहब वाले रास्ते पे चल पड़े ना कि 9 साल की आयशा से निकाह करना है। अगर आपकी सोच ही वो है, तो गॉड हेल्प यू एंड गॉड हेल्प दिस कंट्री। और ये फोर्स कन्वर्जन, और ये देखिए, भारत का कानून भी ना ये बात मानता नहीं कि आप किसी को लालच देके एल्यूर करके आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहाँ पे तो एल्यूरमेंट है ही, सारा एल्यूरमेंट ही है। चाहे आप किसी को बीमारी से ठीक होने का लालच दे दें, चाहे आप किसी को बाहर का वीजा लगाने का लालच दे दें, ये सब लालच है, ये एल्यूरमेंट है, और इस फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है। और मनमीत की बात कर रहे हैं आप, तो मनमीत के साथ जो हुआ वो शी वाज, वो कोर्ट में लेके गए उसको सुबह, और वहाँ पे जो वहाँ के लोकल यूथ हैं, वहाँ पे वो यूनाइटेड सिख फोरम करके, यूएसएफ करके एक वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बाहर कोर्ट के सीज लगा रखा था। वहाँ पे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड कश्मीर में। बेमना कोर्ट है, बेमना कोर्ट के बाहर ये लोग वेट कर रहे थे, तो पुलिस ने कहा कि जी वो तो चली गई लड़की। कहते कैसे ले गए? कहते डिक्की में डाल के ले गए। कहते वी हैव सर्च्ड एवरी कार कमिंग आउट ऑफ द कोर्ट, वो लड़की अंदर ही है। तो रात को 9:30 बजे जब वहां पे खूब सिख कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हो गए और बाहर नारेबाजी शुरू हो गई एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, तब उन्होंने एडमिट किया कि जी लड़की है, हम आपको मिलवा देते हैं, हम आपको हैंड ओवर कर देते हैं लड़की कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, बेमदा में। तो J&K बैंक का एटीएम है, छोटा सा एटीएम है, ऐसे मतलब 6 फुट बाई 5 फुट का ऐसा छोटा सा एटीएम होगा, उसके अंदर लड़की छुपा रखी थी उन्होंने, विद द एक्टिव कनाइवेंस ऑफ द पुलिस। वो पुलिस उसके अंदर मुलव्वस थी। और वहां पे एक सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने उर्दू में तहरीर लिख के, उर्दू की तहरीर के ऊपर पेरेंट्स के साइन करवाए हुए थे। तो ये ऑर्गेनाइज्ड है। एंड आई वाज टोल्ड कि एक यंग लड़का था, ही वाज अ सिख बॉय, उसको इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया, और तब महबूबा की सरकार होती थी, तो जो तत्कालीन डीसी श्रीनगर था, उसके घर में बिठा के उसके सारे कागज तैयार किए लड़के के नए नाम से, उसका आधार नया बना, उसकी बैंक की, J&K बैंक की उसकी नई पासबुक बन के आई, उसके जो भी ड्राइविंग लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स थे उसके लड़के के, वो सब हमने नए नाम के बना के दे दिए उसको तैयार करके। सो यहां तक कि कंप्लिसिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन J&K में आप रूल आउट नहीं कर सकते।
तो इस लड़की को वहां से जब रेस्क्यू किया, उसके बाद इसके पेरेंट्स के पास रखी, उसके बाद इसको समझाया, इसको पूछा। शी सेड कि भाई मेरे को तो पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और ये जो मेरा निकाह भी हुआ उसके साथ, और थैंकफुली उसके साथ कोई ऐसा गलत काम नहीं हुआ था। तो तब तक रेस्क्यू हो गई थी लड़की, बिकॉज पुलिस पर ऑन देयर टोज, वो ढूंढ रहे थे उनको। तो रातों रात एक लड़का, 27 और 28 की रात थी, तो 29 की सुबेरे इस लड़की के हमने पुलवामा में, छठी पातशाही गुरुद्वारा साहब है पुलवामा में, गुरुद्वारा शादी मर्ग में जाके इनका हमने अनंत कारज पढ़वाया। उस अनंत कारज में मैं वहाँ पे मौजूद था, और एक वहाँ पे ये सरना साहब थे। तो ये जो सारा क्रेडिट लेने की कोशिश करी सिरसा ने, ही वॉज नॉट इवन देयर। सिरसा को तो जब लावा हो गए उसके बाद पता लगा, वो किसने बताया हमारे पता है, देयर इज नो पॉइंट नेमिंग पीपल। तो वहां से एक उधर हेरिटेज होटल है, वहां पे उसको बुलाया परिवार को, वहां पे फोटो आपकी प्रेस बुलाई उन्होंने, एंड देन व्हाटएवर हैपेंड इज ऑल हिस्ट्री, कि जी हम आपको नौकरी दे देंगे, 5-5 लाख रुपए देंगे और वो सब। सो बिकॉज ही वाज प्रेसिडेंट डीएसजीएमसी, तो उसने वो सब किया। सो ये चीजें हैं, सिखों का ही पैसा है, वो कौन सा अपनी जेब से है, सिखों का ही पैसा नहीं, है। अपनी जेब से तो कौन खर्चता है साहब, अपनी जेब से तो बस ही नहीं खर्ची। अपने पैसे से तो रमनी गया था वहां पे, आई स्पेंट मनी फ्रॉम माय पॉकेट, आई स्पेंट एयरप्लेन टिकट्स, आई स्पेंट व्हाटएवर टैक्सी फेयर, स्टेज टू, एवरीथिंग वाज फ्रॉम माय पॉकेट। तो ठीक है, वो तो संगत का पैसा है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ना, फॉर पॉलिटिक्स दे कैन stoop down to any level, whether it is ignoring the conversions in Punjab, whether it is trying to take credit for what United Sikh Forum Kashmir did, या ये मतलब कुछ भी करेंगे राजनीति के लिए। पहले बिरयानी खिलाएंगे, फिर बाद में सीए की गुहार लगाएंगे। अब ही इज टेकन 180 डिग्री फ्लिप। मैं वो फ्लिप दिखाना चाहता हूँ ऑडियंसेस को, एक सेकंड मैं ये स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि पहले सीए के विरोध में कितने नारे लग चुके हैं, और अब सडनली आप देखिए चिट्ठी है ऑफिशियल कि अमित शाह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप टू अफगान सिख्स एंड हिंदू माइग्रेंट्स। और उसके बाद पूरी रिक्वेस्ट है, मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रेसिडेंट दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो ये बेसिकली, और आपको ऑडियंसेस को, ये आपने सीए से आप परिचित भी हैं, पर मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, सीए के अंदर बेसिकली एक नई चीज की गई, नई नहीं है, मनमोहन सिंह ने भी कहा था, बट उसको एक कानूनी रूप दिया गया है, और स्पष्ट किया, अगर कानूनी रूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना हमारे देश में काम होता है। तो उसमें ये कहा गया है कि जो ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अंदर जो मिनॉरिटीज हैं हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड इवन क्रिश्चियंस हैव बीन इंक्लूडेड इन दैट। तो ये मिनॉरिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए 2014 से पहले, जो यहाँ पे आए हुए थे। मेरा कहना ये है कि ये ऑब्वियसली रिफ्यूजीज पे अप्लाई नहीं करता डायरेक्टली, बट ये एक प्रिंसिपल्स ले डाउन करता है। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रिंसिपल्स ये हैं कि मिनॉरिटीज जिनको अपने धर्म की वजह से ऑपरेशन हो रहा है, उनको हम भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिटीजनशिप देंगे। तो प्रिंसिपल क्या है? मिनॉरिटी इन दीज मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, वो प्रिंसिपल को यहाँ लगाना चाहिए। पर अभी हम जब बात करें इस चिट्ठी की, उस चिट्ठी में उससे पहले बहुत बारी ये अपोज किया जाता था कि मुस्लिम्स को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। अब एकदम से चेंज ऑफ स्टैंस आया है, और यही आ गया है कि जो बीजेपी ने कानून बनाया, और आप जानते हैं मेरे चैनल पे मैं बहुत बारी बीजेपी से कड़वे सवाल भी पूछता हूँ, बहुत चीज़ों पर सपोर्ट करता भी नहीं हूँ, पर ये चीज़ वन ऑफ द मोस्ट नीडेड चीज़ें हैं। क्योंकि, और दूसरी कानूनी आधार भी आपको बता देता हूँ कि भारत में मिनॉरिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वही चीज आप मिनॉरिटीज जो इन 3 देशों पे हैं, आप मिनॉरिटी मेजॉरिटी में सेपरेशन करके लगा रहे हैं, तो इसका विरोध मेरे ख्याल से किसी बात पे नहीं हो सकता। तो रमनीक, अब सवाल जो ये है वो ये है कि ये जो फ्लिप ऑफ स्टैंड हुआ, ये एकदम से क्यों हुआ? दिल्ली में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए फ्लिप ऑफ स्टैंड हुआ, या ये फ्लिप ऑफ स्टैंड जो बोले, या एकदम समरसॉल्ट ऑफ स्टैंड हो रहे हैं, इसके पीछे आप क्या राजनीति देखते हैं? और तीसरा, क्या आपको लगता है इसके बाद जो एक नया टू अ डिग्री सिख मुस्लिम यूनिटी की बातें हो रही हैं, उसमें अब दरार आएगी, सेपरेशन आएगी, जो इनके थ्रू लेड है? तीनों चीजों का आप एनालिसिस करके प्लीज बताइए। देखो, पहली चीज तो ये कि ये है बरसाती मेंढक, ये वेदरमैन, ये मौसम देख के बात करते हैं। ही इज द सेम मैन जिसने ये कहा था कि जी अगर
कानून ऐसा बनाना पड़ गया कि जिसमें एंटी कन्वर्जन लॉ की बात कर रहा हूं मैं, जो यूपी में बना, अगर ऐसा कानून बन गया तो कहते हैं ऐसे तो धर्म ही नहीं होना चाहिए, ऐसा तो धर्म ही नहीं होना चाहिए, ऐसा तो रिलीजन ही नहीं होना चाहिए, अगर इतना कमजोर रिलीजन है तो ऐसा तो रिलीजन ही नहीं होना चाहिए। एंड मैं उनमें से हूं जो एडवोकेट करते हैं, जो इस बात का समर्थन करते हैं कि कानून होना चाहिए, ऐसा सख्त कानून होना चाहिए जिसके अंदर आप, ये नहीं हो सकता कि आपने एक 6 फुट बाई 8 फुट की हौदी बनाई पानी की, उसके अंदर एक पास्टर खड़ा है, यहां से आपने सिख घुसाया, पानी में डुबकी लगाई, वहां से ईसाई निकाला, ये नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन इन दिस कंट्री। और सीएए के वक्त जब वहां पे मौसम, मैं कह रहा हूं क्योंकि चुनाव की तैयारी करने के लिए ये लोग पहले से तैयारी करते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इलेक्शंस। और पॉलिटिशियंस की बीमारी ये कि दे आर ऑलवेज इन इलेक्शन मोड, वो हर एक चीज में राजनीतिक लाभ खोजते हैं कि हमारे को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। तब तो बैठे रहे शाहीन बाग पे, बिरयानियां खिलाते रहे और बिरयानी मुसलमान हलाल के अलावा बिरयानी नहीं खा सकता, और हलाल सिक्खी में मना है। अगर आप बिरयानी बना के हलाल खिला रहे हैं तो जो सिक्खी में मना है, जो गुनाह है, वो आप कर रहे हैं। नंबर एक बात, एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न। आप पॉलिटिकल स्टांस की बात है, आप कहते हैं कि उसमें आप मुस्लिम्स को इंक्लूड कर लीजिए। बांग्लादेश ने क्लियरली रिफ्यूज किया कि वी विल नॉट टेक अफगान रेफ्यूजीज। आप बांग्लादेश के खिलाफ धरना क्यों नहीं लगाते? आप जो बांग्लादेश की एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, वहां पे आप जाके क्यों नहीं घेराव करते उसका? वैसे भी प्यू रिसर्च कहती है 50 मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ओआईसी के अंदर 57 है, तो वैसे भी आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। वो कंट्रीज के बार बार रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, और भी बहुत के रिफ्यूजल्स आ गए हैं। रिफ्यूजल्स तो आप देखिए कि जब मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस हुई तो मैक्सिमम रिफ्यूजीज जर्मनी ने लिए, स्वीडन ने लिए। जर्मनी का वो इंसिडेंट जो कुछ जर्मनी की यंग लड़कियां हैं जिनको जब वो सेलिब्रेट कर रही थी क्रिसमस, उनको किस तरह वायलेट किया मुस्लिम रेफ्यूजीज ने, किस तरीके की हरकतें करी, वो सब पता है यूरोप को। पर रमनी, यूरोप में एक मैं थोड़ा ऐड करूंगा, जर्मनी का लेने का, जर्मनी इज अ इंडस्ट्रियल सुपर पावर, वहां पे एम्प्लॉयमेंट इश्यूज हैं, वो उनको लिए लेबर के लिए उनको एक सेंस बनती है। जैसे शुरू में यूएस ने मेक्सिको से लोग लिए थे अपने एग्रीकल्चर फार्म्स में काम करने के लिए, तो वो बाद में क्या कॉस्ट है नहीं है, एक हाई लेवल पे इंडस्ट्रियल लॉजिक था उसके अंदर लेने के पीछे। भारत में तो मैन पावर की कोई कमी ही नहीं है, हम अभी लेबर जॉब नहीं दे पा रहे। मैं यही तो कह रहा हूं, हमारे देश में तो लाने का कोई सेंस ही नहीं है। यूरोप में एक इकोनॉमिक लॉजिक है, जस्टिफिकेशन भी नहीं है। नहीं ईश्वरन, वो भंडारी साहब, वो जस्टिफिकेशन भी नहीं है कि आपको चीप लेबर चाहिए तो आप रिफ्यूजी इकट्ठे कर लो, ये कोई जस्टिफिकेशन है क्या? No, I am saying there is an economic logic behind what Germany did, right or wrong, जो उनकी कॉस्ट होगी। हमारे यहाँ there is no logic. No, but हमारे यहाँ there is no logic. I am getting to that. अब तो I understand what you are saying. अब तो एंगेला मर्केल यहाँ तक डिस्कस कर रही है कि उनको सिटीजनशिप दे दी जाए जर्मनी की। तो ये सब ना, देखिए एक मिनट के लिए, बिफोर वी एक्चुअली, क्योंकि यूरोप का नहीं लेते हम, बिकॉज वो यहाँ पे हमारे साथ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाली बात हो जाती है, कंपैरिजन नहीं है। पहली चीज तो ये कि लाइक यू राइटली सेड कि 57 ऐसे मुल्क है जहां पे जा सकते हैं, तो पाकिस्तान वाले ले लो ना यार, तुम्हारे को तो जहाज भी नहीं लाना, तुमको तो जहाज भी नहीं लाना। स्पिन बोलदाक तुम्हारा वो चमन का नहर रोड है, उस पे स्पिन बोलदाक है, जहां से तुमने सारे घुसाए तालिबान, चाहे वो पेशावर शूरा हो, चाहे वो क्वेटा शूरा हो, चाहे वो मिरान शाह शूरा हो, ये तीनों शूरा के जो जितने लीडर्स सारे पाकिस्तान में तो रिफ्यूज लेके बैठे हुए थे। एबटाबाद में कौन मिला था? अलकायदा का बॉस मिला था, उसामा बिन लादेन, ओबीएन बोलते हैं, ओबीएल, उसको ये शहीद बताते हैं। तो इनकी तो माइंडसेट क्लियर है ना, इनको बोलो ले लो यार तुम रेफ्यूजी, तुम्हारे पास अगर पहले 20-30 लाख रेफ्यूजी, तुम 20-30 लाख और ले लो, एडजस्ट हो जाएंगे। बट सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए जाने की जगह क्या बची? वहां पे आई टेल यू, निशान साहब गुरुद्वारा साहब से उतारा तालिबान ने आते ही। जब इनका पहले रूल था उस वक्त इन्होंने हिंदू परिवारों को एक पीले रंग का बैज दे रखा था लगाने के लिए, कि वो हर वक्त अपनी छाती पे एक पीले रंग का कपड़े का निशान लगा के चलेंगे। हिंदू और सिख औरतों को मैंडेटरी था कि वो बिंदी लगाएंगी ही लगाएंगी, जस्ट टू रिकॉग्नाइज कि ये हिंदू औरत है। उनको अपने घर के दरवाजे पीले करने के लिए कह रखा था। दे वर आइडेंटिफाइड, नाजी से बुरा हाल था। और
लेट 70s तक 7 लाख हिंदू और सिख थे अफगानिस्तान में। अब तो मेरे ख्याल अब इस सेकंड तालिबान 2.0 में बचेगा ही नहीं कोई, बचेगा नहीं। मैं आपको एक फोटो भी दिखाता हूँ जो लास्ट गुरु ग्रंथ साहिब जी लोग लेके आ रहे हैं एयरपोर्ट पे निकलने से पहले, और फिर अब इंडिया में आया और बहुत सब देख ही चुके हैं टीवी पे। तो ये लास्ट 3 कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी जो वहां से लेके आ रहे हैं। और यू आर राइट, दिस इज द एंड ऑफ बोथ सिख एज वेल एज हिंदू सिविलाइजेशन इन अफगानिस्तान। जो 7 लाख थी 70 में, उसका एक एंड आ गया। एंड क्यों आया? एक विचारधारा की वजह से आया, और क्या? नहीं मैं बताता हूँ यार, देखो इसके अंदर बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहां बात होती है बिलीवर और नॉन बिलीवर। या तो आप मोमिन हैं या आप काफिर हैं, दोनों रिलीजन्स में, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम, आइदर यू आर अ बिलीवर और यू आर नॉन बिलीवर, या आप मोमिन हैं या आप काफिर हैं। और अगर आप काफिर हैं तो आप वाजिबुल कत्ल हैं। लेट दिस बी वेरी क्लियर। और ये सब जो तालिबान का आज हम रूप देख रहे हैं ना, एक टाइम पे ये क्रूसेडर्स ने खूब काम किया हुआ है पहले, खूब मारे काटे हुए। इनकी आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। यूरोपियंस दे टॉक अबाउट फ्री डेमोक्रेसी, फ्री वर्ल्ड, ये सब इनका आप इतिहास उठा के देखिए, इन्होंने खूब मारकाट कर रखी है। आधी दुनिया को गुलाम बना के रखा था। स्पेन में कैसे खत्म किया था मूर्स को, स्पेन में कैसे वो इज़बेला और उसने खत्म किया था इस्लामिक 35% पॉपुलेशन थी स्पेन की इस्लामिक। सो वो तो है, इनका तो डिफरेंट ही लॉजिक है। ये इनके ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो तो ये भी वही है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी जो सोसाइटी है, वी आर अ स्पिरिचुअल सोसाइटी, और ये जो सब चल रहा है, दिस इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल मूवमेंट। चाहे एलुरमेंट से, चाहे फियर से, चाहे लालच से, किसी तरीके से आप कन्वर्ट कीजिए। हम बात करते हैं इंक्लूसिवनेस की, हम बात करते हैं सर्वदा फलादी, हम बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः की, ये बात करते हैं बिलीवर और नॉन बिलीवर की, मोमिन या काफिर की। तो ये तो हमेशा होगा। ये अफगानिस्तान में तो अभी फिर भी थे। ये अफगानिस्तान यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। वहां से लेके धीरे धीरे अभी एज लेटेस्ट एज 1947 एक अलग मुल्क बना इस्लामिक, उसके बाद 1971 में एक अलग इस्लामिक मुल्क बना। अभी ये जो जितनी जंगे हैं, जहां पे इवन जंगा खानी हो रही है, जहां पे सिविल राइट्स भी है, सिविल वॉर भी है, जहां पे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी हैं, ये वाजे है, दिस इज क्लियर कि ओनली इन अ गुड थ्राइविंग डेमोक्रेसी दैट दीज पीपल कैन लिव पीसफुली। ये तो 50 जगह खुद लड़के मर जाएंगे साहब, और दूसरे को तो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अंदर यू जस्ट सीन इन कराची, काफिर काफिर, शिया काफिर। कोई शिया है तो उसके घर में घुस के मारेंगे। अहमदियाज आर नॉट कंसिडर्ड एज मुस्लिम एनी मोर इन पाकिस्तान। अहमदियों को चुन चुन के मार रहे हैं। हिंदू लड़की को बलात्कार करते हैं, क्रिश्चियन लड़की को बलात्कार करते हैं, एंड वाइल शी इज बीइंग रेप्ड उससे ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाते हैं ये, और बाद में उनके माँ बाप को बोलते हैं कि क्योंकि इसने कलमा पढ़ा है ये मुसलमान हो गई है, तुमको वापस नहीं करेंगे हम। दे आर अ सिक सोसाइटी। ये मेंटल, ये लोग ये बीमार रहे हैं ये लोग। अगर अभी आज का ये एक रिसर्च है कि 83% ऑफ पाकिस्तानीज हैव सम काइंड ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर। उनका कोई ना कोई पुर्जा हिला हुआ है। 83% लोगों का। वो क्यों हिला हुआ है वो मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। पर हम डेमोक्रेसी में बोलेंगे तो हम डेमोक्रेसी में बोलेंगे तो हमारे पे केस डालेंगे। डाल लो। वो तो रियलिटी है ना। व्हाट यू आर सेइंग इज अ रियलिटी। व्हाट यू आर सेइंग इज अ रियलिटी। वही बीमारी अफगानिस्तान में है, वही बीमारी ईरान में है, वही बीमारी सीरिया में, वही बीमारी इराक में है। ये बीमारी सब जगह है। जहां नहीं है, जहां पे ये फैनासिज्म नहीं है, जहां पे ये पागलपन, ये जुनून नहीं है, वो मिडिल ईस्ट की जो थ्राइविंग कंट्रीज हैं उनके अंदर नहीं है ये पागलपन, ये जुनून, ये बीमारी नहीं है। वो नहीं लोगों को मारते। और बाहर से आए, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे फिलीपीन से आए, चाहे इंडिया से गए, उन लोगों ने वो मुल्क बसाया, चला रहे हैं उस मुल्क को। उन लोगों ने इंक्लूसिवनेस की बात करी है। वहां के चाहे वो शाह हैं, चाहे वहां के वो बादशाह हैं, वहां पे चाहे शेख हैं, उन्होंने माना है इस बात को कि लोगों को साथ लेके ही चला जा सकता है, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। ट्रू। रमनीक, मैं आपसे टुवर्ड्स द एंड लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में जो हुआ वो कश्मीर में भी टेरर 100% बढ़ाएगा, क्योंकि यूएस वहां पे मेरे ख्याल से वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस्ड वेपन्स छोड़ के गया है। उनके पास जो वेपनरी आई है वो ग्रेड ए वेपनरी आई है, और उनका माइंडसेट इशू है
वो या तो पाकिस्तान में जो ये टीटीपी है वो अग्रेसिव हो जाएगा या वो कश्मीर में आएंगे, दोनों में से एक चीज होगा। इट्स स्टिल ओपन, हो सकता है पहले पाकिस्तान में ही वो शुरू कर दें अपना, क्योंकि देयर इज नो एंड टू व्हाट इज प्योर उनके हिसाब से। जैसे आपने कहा शिया इज नॉट, अहमदिया इज नॉट, वो कोई एंड ही नहीं है, वो बॉटमलेस पिट है। तो वो या तो पाकिस्तान में ही एक्सप्लोड कर जाएगा वो बॉटमलेस पिट, या फिर वो कश्मीर में आके हमारे सर पे फटेगा और हमें फिर वही कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, लड़ना पड़ेगा, वो पूरा गंद मचेगा। बट इसके अंदर क्या आपको लग रहा है, और पंजाब भी आप बोल रहे हैं एक सेंसिटिव हो ही जा रहा है, दैट इज वाई पंजाब का इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। पॉलिटिकली यूपी का इंपॉर्टेंट है, बट देश की सुरक्षा के लिए पंजाब का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर ऐसे लोग जो इस्लामाबाद की लाइन टो कर रहे हैं वो सत्ता में आ जाते हैं लोकल फैक्टर्स पे या लोकल इश्यूज पे। तो उसके अंदर आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को होते हुए पंजाब के संदर्भ में और कश्मीर के संदर्भ में कैसे देख रहे हैं कि किस दिशा में जा रहा है? और आपकी, इट्स वेरी अर्ली टू आस्क, but what is your vision of what is going to happen in the immediate future in Punjab and Kashmir? मैं आपको 3 बातें बताता हूँ। अब टीटीपी और तालिबान को एक तरफ रखते हैं हम, और हम बात करते हैं 3 जो शूरे हैं, पेशावर शूरा, क्वेटा शूरा और मिरान शेख शूरा। ये बेसिकली मिरान शेख शूरा तो इनका है, हकानीज का। टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो दे आर अगेंस्ट द पंजाबीज, वो पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ है। डूरन लाइन को ये मानते नहीं है, ना तालिबान पहले मानता था, ना आज तालिबान मानेगा, ना खैबर पख्तूनख्वा में केपीके में रहने वाले या फाटा बोलते थे फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज में, यहाँ के जो पठान है वो मानते नहीं डूरन लाइन को। और पाकिस्तान ने बड़े क्लेवरली, 2600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है, इन्होंने बड़े क्लेवरली वहां पे बहुत सारी जगहों पे इन्होंने वायरिंग कर ली है, इन्होंने वहां पे बाढ़ लगा ली, बैरिकेड हो गया। फिर भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैज कॉल्ड आउट टू देयर पख्तून ब्रदर्स, जो पख्तून है ये भी पख्तून है, वो पख्तून है, कि अब हम मिलके पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ते हैं और पाकिस्तान में हम शरीयत कायम करते हैं। सो टीटीपी का अगर आप नस्ल जो है वो पख्तून है, और तालिबान जो है उनकी आप नस्ल देखें तो वो पख्तून है, तो ये बहुत मुमकिन है। क्योंकि जो क्वेटा शूरा है, क्वेटा इज द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, क्वेटा शूरा है, यहाँ पेशावर है, पेशावर इज द हार्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, केपीके। तो ये जब मिलके पाकिस्तान को लपेटना शुरू करेंगे, पंजाबी बहुत जल्दी आइसोलेट होंगे। इनकी कोशिश रहेगी कि ये जो इनकी एनर्जीज है उसको कश्मीर की तरफ डाइवर्ट करें, पर ये वो कश्मीर नहीं रहा 1990-91 वाला। यहाँ पे फौज की प्रेजेंस भी है, इस एरिया को, इस डेमोग्राफी को, इसकी जो लोकेशन है उसको समझते भी हैं, और बॉर्डर्स के ऊपर अब एडवांस सर्वेलेंस इक्विपमेंट भी है। हमारी चौकियां, हमारी तैनाती पहले से बहुत बेहतर है। इंडियन आर्मी इज इन अ मच 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 बेटर पोजीशन देन इट वाज बिफोर। तो आपको मैं ये बात वाज़े तौर पे गारंटी के साथ बताता हूं कि ये जितने आएंगे बॉर्डरों पे मरेंगे, अंदर घुसने नहीं देंगे हम लोग। तो जो इम्प्लीकेशन कश्मीर के ऊपर है, सुनिए, कोशिशें जारी रहेंगी, प्रयास जारी रहेगा, पर आप एक बात को ध्यान में रखना कि पाकिस्तान एट द सेम टाइम विल नॉट बी एबल टू डील विद 3। नंबर 1, जो इनकी अपनी डिस्टर्बेंस होगी खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, दोनों, उसको इंटरनल लेके चल रहा हूं मैं, उनको उसको एट द सेम टाइम डील करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। यहाँ पे सीज फायर हुई हमारे साथ, तो इन्होंने अफगान बॉर्डर पे कंसंट्रेट करना शुरू किया। अगर ये वहां से लॉन्च पैड्स क्रिएट करके यहाँ पे पुश करने की कोशिश करेंगे, कश्मीर, खालिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, चारों को एट द सेम टाइम टैकल करने में, हैंडल करने में आज भी पाकिस्तान नाकामयाब है, कल भी था और आगे भी रहेगा। रमनीक, चॉइसेस। रमनीक, ये जैसे आपने एक लाइन आपने बिल्कुल सही बोली कि या मुझे भी यही लगता है कि पाकिस्तान का ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल इज कश्मीर में इनको पागलों को डाइवर्ट कर दे। बट वो हो पाता है नहीं होता, वो तो फ्यूचर में है। बट एक बात आपने जो बोली कि हमारा बॉर्डर हमने साइलेंट रखा, डू यू थिंक इट वाज अ बिग मिस्टेक बाय आवर गवर्नमेंट टू कीप द बॉर्डर साइलेंट, अलाउइंग पाकिस्तान टू प्ले द रोल जो पाकिस्तान ने पाकिस्तानी आर्मी ने जो अफगानिस्तान में रोल प्ले किया? कहा जाता है, अभी स्पेकुलेशन की बातें हैं कि बाइडेन प्रेशर था, यूएस प्रेशर था, ग्लोबल प्रेशर था, और जो हमने खुली छूट दी पाकिस्तान के ईस्टर्न फ्रंट को शांत करके, क्या ये एक मिस्टेक थी जो हमें अब भारी पड़ेगी? नहीं, दिस वाज नॉट अ मिस्टेक। अब मैं आपको दो उसके कारण बताता हूं। तालिबान ने 2 बातें वाज़े तौर पे कही हैं। पहला कि उगर मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है वो चाइना का इंटरनल मैटर है। दूसरा, कश्मीर में हमारा कोई रिलेशन नहीं, हम कश्मीर में नहीं आएंगे, हमारा काम है अपना अफगानिस्तान संभालना।
इनको रिकग्निशन चाहिए, इंडिया इज रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज देम, नंबर 1। द मोमेंट इनकी कोई कंप्लिसिटी आती है यहाँ पे इस हमारे खित्ते में, हमारे रीजन में, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम इवन फॉर पाकिस्तान एंड तालिबान दोनों। पाकिस्तान की कोशिश होगी कि जितना इनका टेरर मॉड्यूल्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और जो इनकी जो जितनी टेरर तंजीमें हैं, उनके जितनी वर्किंग है, उनको अब ये ISI, बिकॉज तालिबान इज नथिंग मोर देन अ पपेट प्रॉक्सी ऑफ ISI, ये सब अफगानिस्तान में डाल दें, और ताकि दे हैव ऑप्शन ऑफ प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कि अफगानिस्तान में हो रहा है, दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, तालिबान ऐसे ही है। You complete first, sorry. Okay, that is just that we are only discussing what can be possible. वो होगा या नहीं होगा एक अलग विषय है, तो हम कह रहे हैं कि क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या है। तो संभावनाएं इस बात की ज्यादा है कि उनकी सारी तमाम कोशिशें रहेंगी कि वो तालिब्स को यहां डाइवर्ट करें, पर वो TTP का कंट्रोल्ड एरिया है, TTP के कंट्रोल्ड एरिया में पाकिस्तान आर्मी कितना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएगी, तालिबान के थ्रू कर पाएगी या कोई अपनी नेगोशिएशन से कर पाएगी, दैट इज येट टू बी सीन। और तीसरी और अहम चीज है, जो बार बार सलाम तालिबान के नारे लग रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके, इस्लामाबाद से लेके, रावलपिंडी से लेके, लाहौर से लेके, गुजरांवाला से, डेरा गाजी खान से लेके, सब जगह जहां जहां पे झंडे लग रहे हैं तालिबान के, वो एक इंटरनल इन्होंने भी देखना सिचुएशन कि अपना इन्होंने आगे अपना मुल्क कैसे संभालना है। सो दे आर गोइंग टू बी वेरी बिजी फॉर अनदर फ्यू मंथ्स। बट जो आपने कहा कि क्या ईस्टर्न बॉर्डर को साइलेंट करके हमने गलती करी, इवन वी टेक टोल्स, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे हताहत नहीं होते, हमारे कैजुअलिटीज नहीं होती, यहाँ पे भी मुसीबत है। इट गिव्स अस आल्सो अ ब्रीदिंग स्पेस। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी, बट इट गिव्स अस अ ब्रीदिंग स्पेस। पर उस समय सिचुएशन वो थी, पर एनीवेज अब तो वो, क्योंकि दो बातें हैं इसमें जो मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री कर रहा हूँ। पहली बात ये कि उइगर्स मुस्लिम पे वो चुप रहेंगे क्योंकि तालिबान को देश लाने के लिए पैसा चाहिए। पाकिस्तान तो बैंकरप्ट देश है, उसके पास पैसा नहीं है, चाइना के पास पैसा है, तो उगर्स पे उनको चुप रहना पड़ेगा। मनी विल बाय देयर साइलेंस, मनी विल अलाउ देम टू रूल। तो वो बात बिल्कुल क्लियर है। पर जो दूसरी बात आती है कि उनका डाइवर्जन क्या होता है। अभी कुछ दिन पहले जनरल बख्शी आए हुए थे, वो कह रहे थे जब मैं कश्मीर में सर्व कर रहा था, ऑलमोस्ट 60% अर्ली 2000s में, लेट 90s में, ऑलमोस्ट 60% जो वहाँ पे फाइटर्स थे वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ट्रेन थे या अफगानिस्तान से ही थे मूल रूप से। तो वो जो खतरा है कि चाइना का जो पैसा डिसाइड करेगा कि ये जितना भी कंट्रोलेबल है, वैसे आई डोंट थिंक सो कंट्रोलेबल लोग हैं, कंट्रोलेबल चीज ही नहीं है क्योंकि दिमाग सटके हुए हैं, पर जितना भी कंट्रोल है वो चाइनीज मनी का। और ट्रंप ने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की, मैं भी ट्रंप का इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा कि बेसिकली हम अफगान आर्मी को ब्राइब कर रहे थे तालिबान से लड़ने के लिए, क्योंकि दे वर वन ऑफ द बेस्ट पेड आर्मीज इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं वहां पे क्या हालत है, यूएस का गंदे से गंदा पे स्केल भी दे रहे होंगे, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा पैसा है। तो बोलता हम तो उनको ब्राइब कर रहे थे, जैसे ही हमने ब्राइब देनी बंद की वो पासा पलट गए। तो जो वहां पे जनरल्स हैं, जैसे पाकिस्तान के जनरल्स हैं, प्लॉट के लिए लड़ते हैं और मोस्टली रिटायरमेंट के बाद सारे बाहर चले जाते हैं, वहां के भी वो पैसे के लिए लड़ रहे हैं। अब पैसे वाला प्लेयर एक है चाइना, कोई और पैसे वाला प्लेयर उस रीजन में है नहीं। यूएस तो बहुत देर तक आ नहीं रहा मुझे लगता है वापस, रशिया के पास भी उतना पैसा है नहीं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक कि यू आर बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड नॉन ऑफ हैव हैड द आंसर, बट कश्मीर में प्रॉब्लम्स काफी सीरियसली बढ़ेंगी तालिबान के राइज के साथ। That is your opinion. My opinion is that Pakistan will have its hands full in the next few months, to be very honest. ये देखिए क्या है कि the Afghan Taliban is an insurance against the TTP for ISI. अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए, they have lost their insurance फिर they have lost their insurance. और ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो इक्विपमेंट है वो पाकिस्तान के हाथ में ही है. There are a lot that will be retained by the Taliban themselves also. ट्रू तो ये जो चीजें हैं ना, ठीक है आपने कहा ब्राइब किया, वो सब आई एग्री विद एवरी वर्ड दैट देयर इज, बट जिस तरीके से दे एग्जिटेड अफगानिस्तान, इट अपीयर्ड दैट देयर इज सम काइंड ऑफ अ अरेंजमेंट बिटवीन द अमेरिकन्स एंड द तालिबान आल्सो. जो इनकी कतर में बैठ के मीटिंग हुई थी, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात हुई है डेफिनेटली जो दिख रहा है. और अभी एज वी स्पीक, even Joe Biden is under immense pressure to remain in Afghanistan beyond 31st of August. 31 अगस्त से आगे रुकने के लिए भी बहुत मेजर प्रेशर है जो बाइडेन के ऊपर. और तालिबान की जो भाषा है वो कह रहे हैं कि आप 31 से पहले यहाँ से निपट जाओ, नहीं तो रिपरकशंस होंगे. तो इट इज नॉट ओवर टिल इट्स ओवर काइंड ऑफ अ थिंग. अभी चल रहा है, इट इज स्टिल अ वेरी फ्लूइड सिचुएशन. 8-9 दिन ही हुए अभी.
So see, as an analyst, जो आपके पास डाटा आता है, आप उसको प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, and then you reach to a conclusion. Your and my conclusions are slightly different, though. They can be actually the exact opposite of each other. But I can assure you that there will be a lot of diplomatic engagement, even if it is behind doors or it's a back channel diplomacy which India will engage Taliban with. एंड बेसिकली तो बात यह है कि अफगानिस्तान की जितनी इकोनॉमी है उनकी 80% जीडीपी जो है वो एड पे चलती है. वो अब तालिबान को अगर मुल्क चलाना है, अभी तो तालिबान कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है ना. अभी 20 दिन में, 2 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, व्हेन दे स्टार्ट टू रन द कंट्री, देन दे विल गेट बिजी, नॉट जस्ट विद फाइटिंग बट आल्सो विद रनिंग द कंट्री. उस वक्त उनकी प्रायोरिटीज क्या है? उनकी प्रायोरिटी कश्मीर है, उइगर है, अपना नॉर्दर्न अलायंस से तजिकिस्तान का बॉर्डर सिक्योर करना है, या जो वहां पे गेन्स होंगे या नहीं होंगे वो बात की बातें हैं. अभी दैट इज येट टू बी सीन. बट वो 80% एड कहां से आएगी? ड्रग मनी से तो सब कुछ चलेगा नहीं, स्मगलिंग से सब कुछ चलेगा नहीं. देश चलाने के लिए 80% या तो भूखे मरेंगे वहां के लोग, या फिर चाइना को स्टेप इन करना पड़ेगा. बट जैसे आपने चाइना इन्वेस्ट सोच समझ के करेगा. चाइना भी उसको छोड़ देता है. चाइना विल आल्सो नीड सम इंश्योरेंस, राइट? तो वही, पर ये चीजें तो फ्यूचर की हैं, एंड वी विल अगेन हैव अ डिस्कशन ऑन यूट्यूब इन बातों पे, क्योंकि यही मजा आता है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करें. थैंक यू सो मच, नॉट ओनली फॉर द यूट्यूब, बट जो आप इतना ब्रिलियंट काम कर रहे हैं जमीन पे अगेंस्ट कन्वर्जन, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द यूट्यूब. सत श्री अकाल, जय हिंद. सत श्री अकाल, जय हिंद.